का व्यापक रूप स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हमने डिस्कस की थी कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, सरल रेखा की जो समीकरण है वो x और y में एक रेखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है, फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन है, जिसमें जो x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं वो दोनों एक साथ जीरो नहीं होने चाहिए। मतलब जब भी आपको एक ऐसी समीकरण लिखी हो जिसमें x आ रहा हो और y आ रहा हो, दोनों आ सकते हैं, अकेला x भी आ सकता है, अकेला y भी आ सकता है, लेकिन जो उसकी डिग्री है x की या y जो वेरिएबल है उसकी जो डिग्री है वो एक होनी चाहिए। यानी कि x स्क्वायर नहीं होना चाहिए, y स्क्वायर नहीं होना चाहिए, या मोर देन 1 नहीं होना चाहिए, और x इंटू वाई भी नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसी कोई समीकरण है तो वह एक रेखा की समीकरण होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है, व्यापक रूप मैंने लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां a b c जो है वो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते। मतलब a जीरो हो सकता है, मतलब अकेला y वाला आए, हो सकता है, b जीरो हो सकता है, अकेला x वाला आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही ना आए। अब x वाला भी नहीं है, y वाला भी नहीं है, तो फिर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की नहीं है। ठीक है, अगर आप कोई एग्जांपल लिखना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 3x प्लस 7y इक्वल टू 9, या फिर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सरल रेखा के समीकरण है। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं तो कोई और मतलब होता, यहाँ पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं आपके सामने, ये सब सरल रेखा के इक्वेशंस हैं। ठीक है, फिर अपने डिस्कस किया था कि एक्स अक्ष ये भी एक लाइन है, इसका समीकरण क्या होगा, और समीकरण का वैसे मतलब क्या है वो भी अपने डिस्कस किया था। जैसे हमने डिस्कस किया एक्स अक्ष की इक्वेशन, तो एक्स अक्ष की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 0, एक्स अक्ष की समीकरण है y इक्वल टू 0, मतलब रेखा के समीकरण में y अकेला आ रहा है और y भी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स अक्ष के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, एक्स अक्ष रेखा के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू 0 है। दूसरे शब्दों में वो सभी बिंदु y इक्वल टू 0 इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, और जो पॉइंट x अक्ष पर नहीं है वो एक भी बिंदु y इक्वल टू 0 को सेटिस्फाइड नहीं करता। ये दोनों ही बातें होती है। ये जो हम जिसको हम समझ रहे हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या है, कि किसी सर्कल की इक्वेशन, किसी पैराबोला की इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का मतलब है कि आप कहते हो कि पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू 4x है। फॉर एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन का मीनिंग क्या है, ये हम पूरी 2D में, पूरी 3D में काम आएगा कि जब हम कहते हैं कि y इक्वल टू 4x एक पैराबोला है जी, ये परवलय है, तो अगर ये इस पैराबोला की इक्वेशन y इक्वल टू 4ax है, तो इस पैराबोला के हर पॉइंट के लिए, जो भी इस पैराबोला के ऊपर जो भी पॉइंट है, वो इस इक्वेशन y इक्वल टू 4ax को सेटिस्फाइड करेगा। अब सेटिस्फाइड करने का मतलब कि उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट जब आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो पॉइंट इस पैराबोला पर नहीं है वो एक भी पॉइंट इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर हम कहते हो कि लाइन की इक्वेशन है तो लाइन का हर पॉइंट उसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, और जो पॉइंट लाइन पर नहीं है वो एक भी पॉइंट उसको सेटिस्फाइड नहीं करना चाहिए। ये कंसेप्ट कभी कभी सवाल को सोल्व करते वक्त हमें एक आइडिया देता है कि हम किसकी इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है। ठीक है, जब हम सवाल करेंगे तो इसका मतलब समझेंगे कि क्यों मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है। तो जब मैंने कहा कि एक्स अक्ष की इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर होगा उसका y 0 होगा, और जो पॉइंट एक्स अक्ष के ऊपर नहीं होगा उसका y 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई, हम ये भी जानते हैं कि इसका हम क्या यूज करते हैं, जब आप पॉइंट मानते थे एक्स अक्ष के ऊपर तो 1, 0, 2, 0, 3, 0 एंड सो ऑन,
और लेफ्ट साइड में मानते थे तो -1,0 -2,0 एंड सो ऑन। तो y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। सिमिलरली अगर वो लाइन जो है वो x अक्ष नहीं है, x अक्ष के पैरेलल है, अपवर्ड एक इकाई दूरी पर है, तो इस लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू 1। ठीक है, तो अलजेब्रा में तो y इक्वल टू 1 का अलग मीनिंग है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब y इक्वल टू 1 लिखते हैं तो इसका मतलब आप एक लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, और वो लाइन कैसी है, पैरेलल टू x एक्सिस है और x एक्सिस के अपवर्ड है, +1 यूनिट अपवर्ड, ऊपर की तरफ +1 यूनिट है। और ऐसा क्यों, क्योंकि इस लाइन जो मैंने लाइन को बनाया है y इक्वल टू 1 वाली लाइन, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का y कोऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, जैसे ये जो पॉइंट है हम इसको लिखते हैं 0,1, ये जो पॉइंट हो जाएगा 1,1, ये हो जाएगा 2,1 एंड सो ऑन। लेफ्ट साइड में लिखोगे तो -1,1, -2,1 एंड सो ऑन। तो आप बात समझ गए कि सभी लाइन के हर पॉइंट के लिए y की वैल्यू कितनी है, 1। x की वैल्यू में भी वेरी, तो मैंने तो y इक्वल टू 1 लिखा है। ठीक है, तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट इज ए, एनी कांस्टेंट मतलब एनी रियल नंबर इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो भी रेखा x अक्ष के समांतर होगी उसका समीकरण y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, और x अक्ष खुद का समीकरण कहें तो y इक्वल टू 0 होगा। ये बात अगर हम समझ चुके हैं तो फिर हम y अक्ष के जो समांतर रेखा है उसके बारे में भी आसानी से बात कर सकते हैं कि अगर कोई लाइन y अक्ष है, मतलब y अक्ष भी तो एक लाइन है, तो इसका भी तो इक्वेशन होगा, हर रेखा का समीकरण है तो y अक्ष का समीकरण भी है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होता है, x इक्वल टू 0। कारण वही है कि y अक्ष के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और कोई पॉइंट जो y अक्ष पर नहीं है उसका x कोऑर्डिनेट कतई 0 नहीं हो सकता, और कुछ भी हो सकता है 0 नहीं हो सकता। ये बात आप समझ गए, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एक लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस 1 यूनिट राइट साइड में, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो x इक्वल टू एनी कांस्टेंट, एनी रियल वैल्यू, x इक्वल टू एनी रियल वैल्यू इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये बात हमने समझी कि हम एक्चुअली रेखा के जितने भी टाइप हो सकते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं जनरल फॉर्म के अंदर, फिर आगे तो अलग बात है। तो सबसे पहले आसान सी बात की हमने कि x अक्ष भी रेखा है, उसका समीकरण y बराबर 0 होता है, और y बराबर कांस्टेंट लिखा हुआ है, एनी कांस्टेंट 0 के अलावा 0 भी हो सकता है, तो वो लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस है। और अगर x इक्वल टू एनी कांस्टेंट लिखा हुआ है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, और वो लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस है। लाइन एक इनफाइनाइट लाइन होती है, लाइन का मतलब ही अपने आप में इनफाइनाइट है, कि ऐसा नहीं कि 2 4 10 बिंदु कि मैंने इतनी एक रेखा बना दी, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये आप बात समझते हैं। तो ये बातें, ये दो रेखाएं कौन सी हुई, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर आपके पास एक लाइन की जनरल इक्वेशन दे रखी हो, ऐसा सवाल एक बार एग्जाम में आया है इसलिए इसका जिक्र किया जा रहा है कि इस लाइन की इक्वेशन में a की वैल्यू 0 है, मतलब x का कोएफिशिएंट नहीं है। अगर a की वैल्यू 0 है, जब हम कहते हैं ना कि a की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब a 0 है। b और c के बारे में हमें नहीं कहा गया, हम उसको अपने ऑब्वियसली 0 नहीं लेंगे, तो सिर्फ इफ a इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू 0 है तो जो जनरल लाइन की इक्वेशन थी वो बन जाएगी by प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज y इक्वल टू -c by b। ऑब्वियसली हम ये मान के चल रहे हैं कि b 0 नहीं है, ऑब्वियसली हम ये मान के चल रहे हैं कि b 0 नहीं है। ठीक है, नो डाउट, क्योंकि अगर सिर्फ वो कहता है इफ a इक्वल टू 0 तो सिर्फ a 0 है। तो अगर a की वैल्यू 0 है तो वो जो जनरल लाइन थी अब वो एक पर्टिकुलर लाइन बन जाएगी y इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और y इक्वल टू एनी कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपकी जनरल इक्वेशन के अंदर जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि x वाला और y वाला दोनों आ सकते हैं, अकेला x वाला आ सकता है, अकेला y वाला आ सकता है, तो अगर a की वैल्यू 0 है, x वाली टर्म नहीं आ रही उसमें,
तो y इक्वल टू एनी कांस्टेंट मतलब लाइन इज ए पैरेलल टू x एक्सिस। अगर b 0 हो तो अगर उस लाइन में y वाली टर्म नहीं आ रही है, b इक्वल टू 0 है, तो ax प्लस c इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस c अपॉन a। नो डाउट हम ये लेकर चल रहे हैं कि a 0 नहीं है, क्योंकि b तो आप 0 ले ही चुके हो और b और a दोनों ही 0 हो जाएंगे तो फिर वो लाइन ही नहीं है। तो अगर b 0 है और a 0 नहीं है तो लाइन है x इक्वल टू एनी कांस्टेंट, और x इक्वल टू एनी कांस्टेंट कैसी लाइन होती है? पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए, तो रेखा के समीकरण में यदि a 0 हो तो क्या होगा, यदि b 0 हो तो क्या होगा। अब डिस्कस करते हैं यदि c 0 हो जाए कि लाइन की इक्वेशन में मान लीजिए कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, c 0 है, तो अगर लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, ax प्लस by इक्वल टू 0 है, तो ये लाइन जो है हमें पता है कि 0 0 से सेटिस्फाइड हो रही है, 0 0 से सेटिस्फाइड हो रही है। तो 0 0 मतलब मूल बिंदु इस रेखा पर है, ठीक है, और इस रेखा पर है तो यह रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जो भी बिंदु उस रेखा पर है वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। अगर मूल बिंदु उसको सेटिस्फाइड कर रहा है तो मूल बिंदु से रेखा को गुजरना ही पड़ेगा। यही तो मतलब समीकरण का मतलब क्या है, एक भी बिंदु ऐसा नहीं हो सकता जो रेखा पर ना हो और रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर दे। अगर रेखा के समीकरण को संतुष्ट कर रहा है तो वो बिंदु रेखा पर होना ही चाहिए। मतलब 0 0 का सेटिस्फाइड करने का मतलब लाइन 0 0 से पास आउट हो रही है। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि चाहे कोई भी कर्व हो, चाहे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, अगर उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, सिर्फ x वाली टर्म है और सिर्फ y वाली टर्म है, तो नो डाउट वो ओरिजिन से पास करता है, मूल बिंदु से गुजरता है। तो अगर लाइन की इक्वेशन में भी x वाली टर्म नहीं है, अगर c की वैल्यू 0 है, तो हमें क्या पता चलता है, हम इतना कह सकते हैं कि वो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। ऐसे मूल बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं होती है, हम सिर्फ इतना ही कह पा रहे हैं कि वो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। जैसे हमने पहले कहा था कि वो y अक्ष के पैरेलल है। अब पैरेलल होने का मतलब ये कि कहीं भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है बाकी चीजों पर। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि पक्का वो y अक्ष के पैरेलल, जैसे अगर b 0 है तो, अगर a 0 है तो हम इतना पक्का कह सकते हैं कि वो x अक्ष के पैरेलल है। अगर c 0 है तो श्योर है कि वो रेखा मूल बिंदु से गुजरेगी। तो अब अगर a 0 है तो हमें पता चल गया, b 0 है तो पता चल गया, c 0 है तो पता चल गया। तीनों में कोई भी 0 नहीं है कि मतलब उसमें x वाला भी आ रहा है, y वाला भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, कोई भी टर्म 0 नहीं है। अगर ऐसी कोई लाइन आपको दिखती है जिसके अंदर ना तो a 0 है, ना ही b 0 है और ना ही c 0 है, मतलब उस लाइन की इक्वेशन के अंदर x वाली टर्म भी है, y वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है, तीनों टर्म्स अगर आती है तो फिर वो लाइन दोनों एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगी। मतलब मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी, एक्स अक्ष के समांतर नहीं होगी, वाई अक्ष के समांतर नहीं होगी, ना ही पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ना ही पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी, ना ही वो ओरिजिन से पास करेगी। हम यूं कह सकते हैं कि वो दोनों अक्षों पर अंतःखंड काटेगी। तो जितनी भी रेखाएं हैं, जितनी भी रेखाएं हम पढ़ेंगे आज से लेकर अति प्रबल्य तक, वो सारी की सारी जो लाइंस हैं वो इसी चार टाइप्स की होंगी। या तो वो पैरेलल होंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, या वो मूल बिंदु से गुजरेंगी, और या फिर ना पैरेलल होंगी और ना ही मूल बिंदु से गुजरेंगी। चार ही प्रकार की रेखाएं हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। कौन कौन सी? जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। वो मैंने आपको बता दिया, ए बी सी रियल वैल्यू होती हैं और दोनों एक साथ 0 नहीं होते, ये अपने डिस्कस कर चुके। अगर a की वैल्यू 0 होती है, y इक्वल टू एनी कांस्टेंट, जो बटा वाली संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर b की वैल्यू 0 होती है, x इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल टू एनी कांस्टेंट। अगर c की वैल्यू 0 होती है,
अगर c की वैल्यू 0 होती है, लाइन की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं आती है, लाइन पासिंग थ्रू हॉरिजन। और अगर कोई भी 0 नहीं है, a भी 0 नहीं है, b भी 0 नहीं है और c भी 0 नहीं है, तो उस केस में लाइन जो होगी वो दोनों अक्षों पर अंतःखंड काटेगी। ठीक है जी, ये तो हुई जो हम आगे रेखा के समीकरण पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में। अब इसमें से एक बार एग्जाम में सवाल बना, जो मैंने कल भी डिस्कस किया था, सेकंड ग्रेड 2014 का सवाल पूछा गया था कि y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण कब होगा। तो y अक्ष के लिए x इक्वल टू एनी कांस्टेंट होना चाहिए, तो b का मान 0 होना चाहिए। अगर b का मान 0 होगा तो a x प्लस सी इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस सी अपॉन a, ये जो लाइन होती है x इक्वल टू एनी कांस्टेंट, ये y अक्ष के समांतर होती है, लेकिन a क्या है वो खुद 0 नहीं होना चाहिए। जो बटा में लिखी गई संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, तो b 0 होना चाहिए लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इस छोटी सी बात पर सवाल बन चुका है कि रेखा का समीकरण किस प्रकार से होता है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये वैसे तो लाइन पूरी तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेखा के बारे में जितनी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होगा उतना ही 2D जल्दी समझ आएगा। ठीक है, जितना ये बढ़िया समझ आ जाएगा उतना सुविधा हो जाएगी। आगे तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लेकिन ये समझ नहीं आया ना, तो इसमें दिक्कत आ गई, तो आगे वाला कंसेप्ट है कितना मर्जी अच्छा समझ आ जाए ये तंग करेगा आपको। तो लाइन का जिक्र तो होगा ही होगा, कभी ये स्पर्श जीवा बन जाएगी, कभी स्पर्श रेखा बन जाएगी, कभी अनंत स्पर्शी बन जाएगी, तो इसने तो बनना है, रेखा नहीं बनना है कुछ ना कुछ, है ना। इसलिए रेखा के बारे में अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं रेखा की प्रवणता, प्रवणता या ढाल। देखिए, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बिंदु के बारे में, कर्व के बारे में यूनिकनेस लेकर आए, उसकी पहचान बताएं, इस तरह से उसके बारे में व्याख्या करें कि उसके बारे में जो हम पढ़ें या पूरे वर्ल्ड में कोई भी पढ़े तो एक यूनिकनेस हो। यही हम बिंदु के निर्देशांक के बारे में जिक्र करते थे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तो भी ये रेखा भी तो मूल बिंदु से गुजरती है, ये रेखा भी तो मूल बिंदु से गुजरती है, तो ये भी तीनों लाइन ओरिजिन से पास करती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, कि मतलब हम किस चीज से इन तीनों रेखाओं का अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीनों अलग अलग रेखाएं हैं तो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, सब कुछ इसके बारे में हमें अलग अलग बता सकते हैं। तो लेकिन वही चीज जो इन तीनों में डिफरेंस करती है वो है इनकी स्लोप, ये कितना झुकी हुई है, एक्स एक्सिस के साथ ये कितना झुकाव है इनका, वो सबका अलग अलग है। ठीक है, तो वो चीज इसमें यूनिकनेस है, वो क्या है, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि जैसे कोई लाइन है, इस लाइन की स्लोप, स्लोप ग्रेडियंट भी कभी कभी जिक्र होता है, हिंदी में ढाल, झुकाव या प्रवणता। किसी रेखा की जो प्रवणता है, उस रेखा का एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनाया गया, इस कोण की tan थीटा की वैल्यू, ये उसका स्लोप है, स्लोप या ढाल। ये ठीक कुछ उस प्रकार से ही है जब हम साइंस के अंदर किसी पदार्थ का अपवर्तनांक, उसका प्रत्यास्थता गुणांक, उसकी विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, इससे जिस हम डिस्कस करते थे विस्कोसिटी, मतलब ये है कि हम जिसे वर्बली कहें कि कोई पतला है, गाढ़ा, कुछ पेट्रोल जो है वो पानी के कंपैरेटिवली ज्यादा पतला है, शायद ज्यादा गाढ़ा है, ये एक वर्बली बातें हैं। इसको मैथमेटिकली मेजरमेंट के लिए हम क्या कहते हैं कि इसकी विस्कोसिटी कितनी है, तो उसका मैथमेटिकली मेजरमेंट हो गया। इसी प्रकार से अपवर्तनांक, उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट था, है ना, जो हम अपवर्तनांक में पढ़ते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक, कोई ज्यादा सॉफ्ट है या ज्यादा टाइट है तो उसको हम मैथमेटिकली क्या कहते हैं कि इसका प्रत्यास्थता गुणांक कितना है ना, इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक उसी प्रकार से कि कोई रेखा है वो कम झुकी हुई है, ज्यादा झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, इसका मैथमेटिकली मेजरमेंट जो है वो उसकी प्रवणता है, उसका ढाल है कि कितना हम कहेंगे ज्यादा झुकी हुई है, कम झुकी हुई है ना। जैसे पार्क में जब बच्चा झूले झूलने जाता तो अपने कहना स्लाइड पर, भाई इस पर मत झूल, मत मत स्लाइड कर, होता है कि नहीं, था उसमें झुकाव होता है, उसका अलग अलग झुकाव है, किस बच्चे को कहाँ बिठाना, छोटे से बच्चे को ज्यादा स्लाइड पर बिठा दो तो दिक्कत हो जाएगी,
तो उसकी स्लाइड है, उसका झुकाव है, वो बस उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट है। हम कहते हैं नहीं बेटा, अपने को पता तो होता है कि जिसका झुकाव ज्यादा के कम है, उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट है, वो हमारी स्लोप है। तो किसी लाइन का स्लोप कितना है, उस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनाया गया, उसका टेन थीटा का जो मेजरमेंट है, वो उसकी प्रवणता या उसका ढाल कहलाती है, टेन थीटा की वैल्यू। ठीक है, प्रत्येक रेखा, उसको हम जनरली क्या स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो है इसकी डेफिनेशन। अब प्रत्येक रेखा की जो प्रवणता होती है वो यूनिक है। एक रेखा की एक से ज्यादा प्रवणताएं नहीं हो सकती। मतलब किसी भी लाइन के स्लोप है तो भी कितना एंगल बनाती है, 30 बनाती है, tan 30 की वैल्यू 45 बनाती है, tan 45 की वैल्यू, जितना भी एंगल बनाएगी उसका tan थीटा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक रेखा एक्स अक्ष के साथ 3-4 कोण बना देगी, एक ही कोण बनाएगी। तो जितना वो कोण बनाती है वो लाइन, उसकी tan थीटा की वैल्यू, वो उसका स्लोप है। ठीक है, तो हर रेखा की जो स्लोप है वो यूनिक है, अद्वितीय होती है। लेकिन उसी स्लोप वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर किसी को बताया करता हूं कि हर व्यक्ति का नाम यूनिक होता है, लेकिन उसी नाम वाले कई व्यक्ति हो सकते हैं, वैसे याद रखने के लिए इसमें किंतु परंतु हो सकता है ना। लेकिन वैसी बात है कि हर व्यक्ति का नाम यूनिक होता है, कि जो आपका रिकॉर्ड के अंदर नाम है वो सेम यूनिक ही होगा, है ना। ऐसा नहीं 2-4 नेम रिकॉर्ड में नाम हो, फिर जब होंगे तो चेंज करवाते रहोगे, आधार कार्ड में कुछ हो रहा है जी, गलत हो गया जी। खासकर जब वीजा बनाते तब दिक्कत आती है, चेंज हो गया, फिर अक्षर के अल्फाबेट की स्पेलिंग भी तंग कर देती है कि गलत है वीजा वगैरह में। खैर, मतलब हर व्यक्ति का नाम यूनिक है, तो हर रेखा की प्रवणता यूनिक है, लेकिन उसी नाम के हम कह सकते हैं कि एक से ज्यादा व्यक्ति हो सकते हैं। तो वही बात है कि एक रेखा की, सिर्फ समझाने के लिए बात है, मैथमेटिकली आप जानते हैं हर रेखा की प्रवणता यूनिक है, लेकिन उसी प्रवणता वाली कई रेखाएं हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कोई लाइन है, ये दूसरी लाइन उसके पैरेलल, ये उसके पैरेलल, ये उसके पैरेलल, ये उसके पैरेलल, यदि एक लाइन मान लो एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री एंगल बनाती हैं और ये सारी लाइन पैरेलल हैं, आपस में समांतर हैं, तो ये सभी रेखाएं भी एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाएंगी, 45 भी बनानी है। तो पैरेलल है तो सबकी स्लोप कितनी है, tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी, 1, तो सबकी स्लोप कितनी है, 1। ठीक है, तो स्लोप सबकी मतलब एक ही प्रवणता वाली कई रेखाएं हो सकती है। वैसे किसी रेखा की प्रवणता लिखोगे तो यूनिक आएगा, ऐसे नहीं कि एक रेखा की कई प्रवणताएं हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो किसी भी रेखा की प्रवणता जो ज्ञात करते हैं वो यूनिक होती है, और एक ही रेखा वाली कई प्रवणताएं हो सकती, कई रेखाएं हो सकती। प्रवणता, ढाल, जो भी आपको अच्छा शब्द लगता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखते हैं। ठीक है, कुछ अपने डिस्कस करनी है, कुछ आगे और डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मान लो एक्स अक्ष है, तो इसकी स्लोप कितनी है। भाई एक्स अक्ष जो है वो खुद के साथ कितना एंगल बनाती है, 0 डिग्री। एक्स अक्ष के लिए जो थीटा है, खुद के साथ बनाया गया कोण है, वो 0 डिग्री है, तो फिर इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, tan 0 डिग्री, मतलब 0। एक्स अक्ष की स्लोप 0 होती है। अब ना केवल एक्स अक्ष की स्लोप 0 होती है, और किस किस की स्लोप 0 होगी, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स, एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस खुद की स्लोप कितनी होती है, 0, और कोई रेखा भी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप 0 होती है, क्योंकि सभी जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, झुकी हुई नहीं है। या थीटा कितना है, 0 डिग्री। तो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या खुद एक्स एक्सिस, तो उसकी स्लोप कितनी होती है, 0। अब सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वाई एक्स की स्लोप कितनी होगी, फिर कि वाई एक्स जो है वो खुद एक्स एक्स के साथ कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री। वाई अक्ष जो है वो एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी स्लोप यानी कि tan 90, और tan 90 को हम ज्यादातर क्या सही शब्द क्या कहते हैं, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। हाँ, कभी कभी को अनंत का जिक्र करना पड़ जाए तो कर सकते हैं, वो सवाल पर डिपेंड करता है। tan 90 की वैल्यू
अनडिफाइंड या फिर अनंत। तो वाई अक्ष या अगर कोई रेखा वाई अक्ष के पैरेलल है, एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इन सब की स्लोप कितनी होती है? अनडिफाइंड। हाँ, अगर अनंत कहने में आपको सुविधा लगे तो अनंत कह दीजिए कि अनंत होती है। अब एक चीज आपने और नोट की होगी कि रेखा की स्लोप जीरो भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है ना? जीरो भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है। इसका मतलब रेखा की स्लोप जीरो से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकती है, जीरो से लेकर अनंत तक, अनंत तो शामिल है ये। क्या माइनस में हो सकती है? तो जी हाँ, माइनस में भी हो सकती है। किस तरह से? भाई हमें स्लोप ज्ञात करने के लिए वैल्यू चाहिए tan थीटा की, और थीटा क्या चीज है? एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। थीटा है एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण। अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है लेस देन 90 डिग्री, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ कोण बनाती है मान लो 0 डिग्री, तो उसकी स्लोप आती है 0। ठीक है। अगर वो एंगल बनाती है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा कोण बनाती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव। वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, लेकिन 0 से लेकर 90 तक अगर आप tan थीटा का ग्राफ जानते हैं, 0 से 90, जीरो से लेकर 90 डिग्री तक tan की जो वैल्यूज है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट सारी हो जाती हैं। मतलब आप जानते हैं कि tan 45 कितना होता है? 1। tan 45 तक तो ये बेचारा 1 ही है, ये 45 या मान लो तो ये 1 ही है, ठीक है। लेकिन उसके आगे tan 60 तक भी आपको पता है √3 सिर्फ 1.732, सिर्फ इतने अप्रोक्सीमेटली। लेकिन उसके बाद ये वर्टिकली हो जाता है लगभग। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो एंगल है वो 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, तो उसकी जो स्लोप हो जाएगी लाइन की वो प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो जाती है, और 90 डिग्री हो जाता तो इन्फिनिटी हो जाती है। और अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है एंगल, मोर देन 90 डिग्री, अगर कोई रेखा जो है वो 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाती है, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कितना हो जाता है? प्लस का इन्फिनिटी हो जाता है, प्लस का इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर मोर देन 90 होता है तो मोर देन 90, 90 से लेकर 180 तक हो सकता है एंगल, यस या नो? 180 तक हो सकता है, 180 इक्वल लगाया मैंने, तो 180 तक इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 से लेकर कहां तक पहुंच जाएगी? माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक चली जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या फर्क होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड? 10 माइनस होता है बस, tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, समझे बात को? फिर tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। जो पहले खाने में tan की सारी वैल्यू थी वो सारी आएंगी, तो सबके आगे माइनस आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू माइनस तक जा सकती है। 180 पर मैंने इक्वल का निशान नहीं लगाया, 180 डिग्री थीटा की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि 180 डिग्री का मतलब क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि ये लाइन जो है जो 180 बनाती है, ये तो एक्चुअली 180 नहीं, कितना बनाती है? 0 डिग्री, क्योंकि वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, लाइन है। तो उसमें 180 काउंट करोगे क्या? समझिए, ये रेखा तो वही है, एक्स अक्ष तो है, तो फिर कौन सा काउंट करोगे? 0 डिग्री और 0 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब शॉर्ट में क्या है कि किसी भी लाइन की जो स्लोप होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। इस केस में फिर मैंने माइनस इन्फिनिटी के साथ इक्वल नहीं लगाया, वाई? मैंने प्लस इन्फिनिटी के साथ इक्वल लगाया, माइनस इन्फिनिटी के साथ नहीं लगाया। माइनस इन्फिनिटी किस रेखा की स्लोप होगी? वाई एक्सिस की होगी। जैसे 180 डिग्री की बजाय क्या बोलोगे?
0 डिग्री, 180 नहीं बोलेंगे, हम 0 बोलेंगे। दो थोड़ी होंगी कि 180 डिग्री भी हो जाए और 0 डिग्री भी हो जाए, ऐसा तो एक्स एक्सिस तो है सिंगल लाइन। वैसे ही आप 270 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्लस 90 डिग्री वाई एक्सिस, तो फिर उसकी स्लोप कितनी होगी? इन्फिनिटी, नॉट माइनस इन्फिनिटी। तो किसी रेखा की जो स्लोप होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तो नहीं हो सकती, प्लस इन्फिनिटी तक कुछ हो सकती है। बात समझाई? तो हम बात कर रहे हैं किसी लाइन की स्लोप्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले एक्स एक्स की जो स्लोप होती है वो जीरो जीरो होती है, 0 डिग्री कौन बनाती है तो स्लोप 0 हो जाती है। और कोई रेखा जो एक्स एक्स के पैरेलल है उसकी स्लोप भी 0 होती है। वाई एक्स की जो स्लोप है वो अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्स है तो उसकी स्लोप भी क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड बोलते हैं। अगर वो फर्स्ट 0 से लेकर 90 डिग्री तक कौन बनाती है तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, कितनी बड़ी भी हो सकती है। अगर वो 90 से 180 तक बनाती है तो उसका स्लोप माइनस में होती है, मतलब लाइन की स्लोप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। पॉजिटिव का मतलब है कि वो 90 डिग्री से छोटा कौन बना रही है, और नेगेटिव का मतलब है वो 90 डिग्री से बड़ा कौन बना रही है। और स्लोप्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। अभी अपने डिस्कस किया था पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है। ये बात हमने ज्योमेट्रिकली देख ली है ना। अगर लाइन पैरेलल है, अगर लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो सबका थीटा क्या है? थीटा सबका सेम है, सबकी स्लोप इक्वल है। एंड वाइस वर्सा, मतलब स्लोप सेम है तो लाइन पैरेलल होंगी, अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम होगी। ये चीज तो हम ज्योमेट्रिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली हम आगे जाकर प्रूव करेंगे एक और बात कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे। लेकिन अभी याद कीजिए, अभी हम स्लोप्स की सारी प्रॉपर्टीज को एक बार पढ़ेंगे फिर आगे डिस्कस करेंगे। अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं समान होती हैं। अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताएं, उनकी ढालों, उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो अगर एक लाइन की स्लोप आपको पता है कि इसकी स्लोप 2/3 है, और कोई लाइन अगर इसके पैरेलल है, समांतर है, तो उसकी स्लोप भी कितनी हो जाएगी? 2/3। लेकिन अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, अगर उसके परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप हो जाएगी -3/2। इसको उल्टा कर दीजिए और माइनस से गुणा कर दीजिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए? m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं, जबकि लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है। ये हम आगे मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से गुजरती है, अगर कोई लाइन दो बिंदुओं से गुजरती है, मान लो एक पॉइंट से गुजरती है x1 y1 से, और एक पॉइंट से गुजरती है x2 y2 से। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से गुजरती है x1 y1 और x2 y2, तो जो इसकी स्लोप होती है वो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। इसको हम ज्योमेट्रिकली समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो स्लोप कितनी होगी इस एंगल का? tan थीटा। अब इस एंगल का tan थीटा निकालने के लिए मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अगर ये एंगल जो थीटा हमें दे रखा है तो ऊपर वाला कोण भी थीटा ही होगा, संगत कोण, करस्पॉन्डेंस एंगल, ठीक है। तो अब अगर हम हाइट की बात करें
तो ये जो हाइट है ये कितनी आ जाएगी, y2 माइनस y1। क्लियर, समझ रहे y2 माइनस y1 कैसे आएगी। और इसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लंब बटा आधार, तो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता, उसमें कोण नहीं दिया होगा, कोण दिया हुआ है तो tan थीटा का मान, कोण नहीं दिया हुआ रेखाएं समांतर दी होगी, कोण नहीं दिया हुआ हो सकता लंबो दे रखी हो सकता है दो बिंदु दे रखे हो। तो हर प्रकार से आपको रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी आनी चाहिए। तो यदि कोई रेखा दो बिंदुओं में से गुजरती है तो उस रेखा की जो प्रवणता होती है, ढाल होती है, वो y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 होती है। नेक्स्ट, अगर कोई रेखा अक्षों से समान कोण बनाती है, अक्षों से समान कोण बनाना, इक्वली इंक्लाइड विद एक्सेस, अगर वो एक्सेस के साथ इक्वली इंक्लाइड है, समान झुकी हुई है। अब इसका मतलब क्या है कि समान झुकी हुई है, तो जैसे जनरली तो हम ये समझते हैं कि भाई ये लाइन जो ओरिजिन से भी गुजरे और हम कहते हैं कि ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है जी, तो ये रेखा जो है वो अक्षों से समान झुकी हुई है। जनरली हम ऐसा समझते हैं, ये 45 ये इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है। लेकिन अकेली ये रेखा नहीं है जिसकी हम बात करें, तो ये जो कोई भी इसके पैरेलल रेखा खींचेंगे ये भी है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये वाला कोण अगर 45 डिग्री का है तो एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनाती है, 45। तो ये जो लाइन है ये वाई अक्ष के साथ कितना बनाती है, 45। तो ये रेखा अक्षों के साथ समान झुकी हुई है। तो मतलब अक्षों के साथ समान झुकी हुई कितनी रेखाएं होती है, तो अनंत होती है, बहुत सारी रेखाएं होती है, और भी होती हैं, डिस्कस करते हैं। अब इसकी पहले जो मैंने अभी जो आपके सामने बनाई है इन सब की प्रवणताएं कितनी आएंगी, tan 45 प्लस 1, tan 45 1। अगर कोई रेखा अक्षों से समान झुकी हुई है तो जिस प्रकार मैंने ये एग्जांपल दिया है, तो इन सब की स्लोप कितनी है, प्लस 1। अब और कौन सी हो सकती है, इस प्रकार से हम अगर और डायग्राम बनाएं, ये बनाएं, तो ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये रेखा भी अक्षों के साथ 45 डिग्री पर झुकी हुई है, और ये अकेली नहीं है, ऐसी बहुत सारी रेखाएं। इनकी स्लोप कितनी है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 135, क्योंकि हमें एंगल किसके साथ देखना होता है, एक्स एक्सिस, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना कोण बनाती है, 135। तो इसकी स्लोप कितनी है, tan 135 दैट इज इक्वल टू -1। तो अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली जो रेखाएं होती हैं उसकी स्लोप या तो 1 होती है या फिर -1 होती है, ठीक है। एक लास्ट बात और, अगर किसी लाइन की इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपको दे रखी है, ये भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसकी जो स्लोप होती है हम बिना एंगल के ज्ञात कर सकते हैं यदि आपको समीकरण पता है। तो इसकी स्लोप होती है माइनस एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब ऐसा क्यों होता है वो आज की क्लास में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन फिर भी एक साथ मैंने आपको रेखा की स्लोप्स के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दी। वापस रिपीट करते हैं। सबसे पहले जिक्र किया था स्लोप की डेफिनेशन, कि किसी लाइन की स्लोप क्या चीज होती है, उस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ बनाया गया कोण अगर थीटा है तो tan थीटा का मान उसकी स्लोप है। ये अगर थीटा पता होगा तो स्लोप ज्ञात करनी है तो tan थीटा, लेकिन एंगल एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए।
वो थीटा चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था कि हर रेखा की जो स्लोप होती है वो यूनिक होती है, मतलब एक रेखा की एक से ज्यादा प्रवणताएं नहीं हो सकती, लेकिन उसी प्रवणता वाली और कई रेखाएं हो सकती है। ऐसा नहीं कि और कोई रेखा ना हो उसी प्रवणता वाली, ऐसा हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको बताया कि एक्स अक्ष की जो स्लोप होती है वो जीरो होती है, और जो लाइन पैरेलल टू एक्स अक्ष है उसकी स्लोप भी जीरो होती है। वाई अक्ष की स्लोप अनडिफाइंड होती है या इन्फिनिटी कह सकते हो, और कोई रेखा अगर वाई अक्ष के समांतर है तो उसकी स्लोप भी क्या होती है, अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिटी होती है। वैसे किसी लाइन की जो स्लोप होती है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी हो सकती है, माइनस इन्फिनिटी नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, क्यों होती है वो मैंने आपको बता दिया। अगर लाइन की स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 डिग्री से छोटा है, और अगर लाइन की स्लोप नेगेटिव है तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है, समांतर है, तो स्लोप बराबर होती है एंड वाइस वर्सा। समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती है, समान प्रवणताएं वाली रेखाएं समांतर होती है ना। स्टेटमेंट तो ऐसे ही होता है, वाइस वर्सा का मतलब, तो मैं समझा रहा था रुक रुक के, तो अगर वैसे बोले तो सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है कि समांतर रेखाओं की प्रवणताएं समान होती हैं, समान रेखाएं वाली प्रवणताएं, समान प्रवणता वाली रेखाएं समांतर होती है। ठीक उसी प्रकार से लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस, ऐसा क्यों, वो मैथमेटिकली अब एंगल बिटवीन टू लाइंस जब पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, तो फिलहाल जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कि लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल माइनस एक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर दो रेखा दो बिंदुओं में से गुजर रही है तो उसकी स्लोप ज्ञात कर सकते हैं हम, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की स्लोप, अगर कोई रेखा अक्षों के साथ समान कोण बनाती है तो या तो उसकी स्लोप +1 होगी या -1 होगी। दो पॉसिबिलिटीज हैं, अक्षों के साथ समान कोण बनाने वाली रेखाएं दो प्रकार की हो सकती है, तो +1 प्रवणता वाली या फिर -1 प्रवणता वाली। और लास्ट में एक बात का जिक्र मैंने और किया है कि अगर लाइन जनरल फॉर्म में दे रखी है तो उसकी जो स्लोप होती है -x का गुणांक बटा में y का गुणांक, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y। ऐसा क्यों होता है वो आपको जिक्र करेंगे। ये तो था प्रवणता के बारे में, जिसका बहुत यूज आगे होने वाला है। रेखा की समीकरण के विभिन्न रूप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन। एक लाइन की इक्वेशन अगर जब हमने लिखी थी जनरल फॉर्म में, तो जनरल फॉर्म में जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं तो इसमें कितने पैरामीटर हैं। एक लाइन की इक्वेशन के अंदर कितने पैरामीटर हैं, प्राचल कितने हैं इसमें। दो, तीन नहीं, दो। सी का भाग दिया जा सकता है, ठीक है, सी को दाईं तरफ ले जाकर सी का भाग दिया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि दो पैरामीटर हैं, तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी लाइन की इक्वेशन चाहिए, फाइंड आउट करना चाहते हैं यूनिक लाइन की, मतलब यह है कि अगर मैं ऐसा सवाल पूछूं कि सभी की लाइन की इक्वेशन सेम आए, ऐसा ना हो कि तथ्य इस प्रकार से बताए गए हों, सवाल में इस प्रकार से इंफॉर्मेशन दे रखी हो कि अलग अलग इक्वेशन आ जाए। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो आपको दो इंडिपेंडेंट कंडीशन गिवन होने चाहिए, दो स्वतंत्र प्रतिबंध दिए होने चाहिए ना। स्वतंत्र प्रतिबंध क्या होते हैं वो तो आप जानते हैं, यूनिकनेस थ्योरम पढ़ी हुई है आपने, कितनी पढ़ी एमएससी में, अच्छा बीएससी में तो अलग बात है। इंडिपेंडेंट कंडीशंस होनी चाहिए, कहने का मतलब कि दो चीजों से हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, यूनिक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यूनिक का मतलब समझ गए ना, कि सबका आंसर सेम आए, अलग अलग ना आ जाए। वो अब उसी के आधार पर वो दो बातें कौन कौन सी मुझे पता है, उसके आधार पर मैं रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकता हूँ। त्रिभुज की बात करें, छोटी क्लास की बात करते हैं, छठी सातवीं क्लास में त्रिभुज की रचना करते थे तो अपने को तीन कंडीशन, तीन भुजाएं दे देता था, दो भुजाएं बीच का कोण देता था, समझ गए। तो कितने इंडिपेंडेंट कंडीशन चाहिए थी, तीन। रीट में सवाल पूछा गया चतुर्भुज की रचना करने के लिए कितने स्वतंत्र प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है, 5। चतुर्भुज की रचना करनी थी, छोटी क्लास में चतुर्भुज की रचना कीजिए, चार भुजाएं एक विकर्ण, चार भुजाओं से चतुर्भुज बना सकते, यूनिक नहीं बनाओगे, अलग बन जाएगा। खैर छोटी सी बात है, लेकिन सवाल बन गया था। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए दो चीजें चाहिए हमें, वो दो बातें कौन कौन सी दे रखी हैं
उसके आधार पर हम रेखा का समीकरण अलग अलग तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। पहला टाइप है वन पॉइंट फॉर्म। वन पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर आपको एक बिंदु दिया हुआ है कि एक लाइन जो है एक बिंदु में से गुजरती है, वन पॉइंट, तो साथ में क्या दे रखी है, स्लोप। अगर आपको एक रेखा की प्रवणता पता चल जाए और एक बिंदु पता चल जाए जिसमें से रेखा गुजरती है, तो हम उस रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं यूनिकली। जैसे मान लो आपको एक मैंने बिंदु दे दिया कि लाइन जो है वो x1, y1 से गुजरती है, ठीक है जी। इस लाइन के ऊपर मैंने एक आर्बिट्री एनी पॉइंट मान लिया जिसका मुझे बिंदु पथ ज्ञात करना है। बिंदु पथ वर्ड बोलूंगा तो थोड़ा सा डर लगेगा, ऐसे परेशान करेगा, है ना। वैसे तो बिंदु पथ ज्ञात किया जा रहा है, लेकिन चलो मैंने एक पॉइंट मान लिया P और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x y, ठीक है, एनी पॉइंट x, y, और एक पॉइंट मुझे पता है x1 y1, एक पॉइंट पता है मुझे। तो इन दो बिंदुओं A और P से गुजरने वाली जो लाइन होगी उसकी स्लोप कितनी होगी, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और मुझे दे क्या रखी है, m आपको दे रखी है। तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1 किन बिंदुओं के द्वारा संतुष्ट होगी, x और y कहां है, x और y कौन सा बिंदु है, उस रेखा का आर्बिट्री एनी पॉइंट। लोकस फाइंड आउट कर लिया मैंने, h कोमा के मान पे x y लिख दिया। अब दोनों बातें समझ तो मुझे आई, आप समझो कैसे समझोगे। लोकस फाइंड आउट किया, या यूं कहें कि ये जो कंडीशन इक्वेशन नंबर 1 लिखी है ये किन के द्वारा सेटिस्फाइड है, उस रेखा के हर बिंदु के द्वारा सेटिस्फाइड है। इसलिए ये किसका समीकरण है, ये उस रेखा का समीकरण है जो x1, y1 से गुजरती है, जिसकी स्लोप चलो देखते हैं। तो पहली बात यह है कि ये लाइन की इक्वेशन है हमारे पास y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। हम यूं पढ़ते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है जी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है, क्योंकि ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड है, कि रेखा के हर बिंदु के द्वारा सेटिस्फाइड, जिसकी स्लोप m होनी चाहिए और जो किस में से गुजरती हो, x1, y1 से गुजरती। अब दो बातें अगर आपको पता चल जाए, बिंदु दिया हो और स्लोप दिया हो, ये ऐसा तो नहीं होगा एग्जाम में कि बिंदु दे दे स्लोप दे दे, लेकिन सवालों में यूज बहुत होगा कि पॉइंट पता हो और स्लोप पता है तो क्या आप लाइन की इक्वेशन ज्ञात कर सकते हो, तो जी हाँ, उस लाइन का समीकरण ज्ञात किया जा सकता है। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, वो मैंने आपको बता दी कि ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, ये लाइन के हर पॉइंट के द्वारा सेटिस्फाइड है, क्योंकि x, y इज आर्बिट्री एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो एक फिक्स बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु होगा, स्लोप कितनी आएगी, y माइनस y1 बटा में x माइनस x, ठीक है जी। तो पहला फॉर्म समझ गए, बिंदु पता हो और प्रवणता पता हो। सवाल देखो फिर एक, कोशिश करते हैं कि हर टॉपिक के बारे में एक एक सवाल तो डिस्कस करें। बाकी यूज तो आप भूल जाइए कि कितना यूज होगा इस पॉइंट का, वन पॉइंट फॉर्म का। वन पॉइंट फॉर्म तो बहुत यूज होगा। ऐसे प्रैक्टिस के लिए एक सवाल दिया मैंने, अच्छा सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है, ठीक सवाल है। यदि एक रेखा बिंदु P से गुजरती है, x अक्ष के साथ 47 डिग्री का कोण बनाती है। दो बातें पता है, बिंदु दिया हुआ है, प्रवणता थीटा दिया हुआ है, तो प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, उस रेखा का समीकरण आ जाएगा, ठीक है। फिर वो रेखा है ना, वो किसी दूसरी रेखा को बिंदु Q पर मिलती है, तो साथ ही साथ किसका जिक्र हो रहा है, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु। अब दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु मैंने इसलिए यूज कर लिया कि बड़ी बात नहीं है, 10वीं क्लास में हम दो समीकरण हल करना जानते हैं, तो उसका यूज होगा। और फिर वो Q पॉइंट आ जाएगा, और जब Q पॉइंट आ जाएगा, P दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है जी। चलिए, तो थीटा कितना है, 45, स्लोप कितनी आ जाएगी, tan 45, कितनी 1, बिंदु क्या दिया हुआ है 1,2। एक 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 कितना है 2, m यानी कि 1, x माइनस x1 कितना है 1,
तो लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, लाइन की समीकरण मेरे पास आ गई x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है क्या? ये लाइन, ये होता है रेखा का समीकरण ज्ञात करना। अब आगे थोड़ा सा सवाल में क्या लिखा गया है कि यह जो रेखा आपने ज्ञात की है समीकरण नंबर 1, ये दी गई रेखा x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 इस रेखा को क्यों बिंदु पर काटती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदु, ये दो रेखाएं किस बिंदु पर काटती हैं, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, इंटरसेक्शन पॉइंट ज्ञात करना। 10वीं क्लास में हम दो रेखाओं को हल करने की प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि और ग्राफीय विधि, आलेखीय मेथड, 4 मेथड डिस्कस करते थे। रिप्लेसमेंट मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है या फिर ग्राफिकल मेथड है। कोई मेथड लगाइए और मुझे इसका पॉइंट बताइए, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। हाँ जी, 5/3, 5/3 कोमा 8/3। ठीक है जी, ये बटा में आ रहा है, नो प्रॉब्लम। पी पॉइंट दिया हुआ है, पी पॉइंट क्या है 1,2 और क्यू पॉइंट क्या ज्ञात किया आपने 5/3 8/3। हमें ज्ञात करना है दो बिंदुओं P व Q के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 5/3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। सोल्व करने पर पहले ऑप्शन, ठीक है जी। 12/47 का मतलब है आपकी पेज नंबर जो शीट है उसकी 47 नंबर पेज पर 12वां क्वेश्चन है। चलिए छोटा सवाल और है, 1 पॉइंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बता दूं 1 पॉइंट फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है यदि दो बिंदु एक समचतुर्भुज रोम्बस के डायगोनल के वर्टेक्स है, विकर्ण के सिरे हैं, तो इसके दूसरे विकर्ण का समीकरण बताइए। एक विकर्ण के दोनों वर्टेक्स दे रखे हैं, दूसरे विकर्ण के समीकरण बताना। कुछ चीजों का इस्तेमाल होगा जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं और कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए पहले। रोम्बस के बारे में क्या जानते हो, समचतुर्भुज के बारे में? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा सवाल है, बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी चीजों का जिक्र होगा, पढ़ सब चुके हम, ठीक है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। बस सवाल जो हम जानते हैं उस पर किस तरह से बन सकते हैं, एक छोटा सा है लेकिन अच्छा सवाल है। मतलब एक पॉइंट आपको दे रखा है 0,2, एक पॉइंट आपको दे रखा है -6,4 और सवाल है कि आपको CD का इक्वेशन चाहिए। समझ गए बात? डायग्राम मैंने आपकी सुविधा के लिए अच्छी तरह से बना दिया ताकि थोड़ा हिंट हो जाए आपको। अगर आप समानता से तो ऐसे बनाते ना और दिक्कत होती है, मतलब पिक्चर बनने में माइंड में दिक्कत आती है। अब थोड़ा ठीक बनाया मैंने आपकी सुविधा के लिए, समझ रहे हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं 1 पॉइंट फॉर्म, एक और सुविधा है कि अभी जिसका जिक्र किया जाए उसी का यूज होगा। तो 1 पॉइंट फॉर्म में क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो मुझे ये बताओ कि CD का मुझे समीकरण ज्ञात करना है, तो बिंदु कहां से आएगा, CD किस में से गुजरती है, इन दोनों के मध्य बिंदु से। गुड, कि भाई CD के लिए C पॉइंट मुझे पता नहीं है, D पॉइंट मुझे पता नहीं है, तो मुझे AB का मिड पॉइंट तो पता है, कुछ भी नाम दे दो। तो AB का मिड पॉइंट तो ज्ञात, अब ये तो नहीं कि हमने पढ़ा नहीं है कि दो बिंदुओं का मध्य बिंदु क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, हमने सब पहले पढ़ा हुआ है, छोटी मोटी बातें पहले पढ़ भी चुके। तो हमें क्या ज्ञात करना, मध्य बिंदु। बिंदु बचल गया, ये बिंदु क्या होगा, A और B का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या आ जाएगा अभी, -3 x1 + x2/2 और प्लस का 3 y1 + y2/2। अब बिंदु पर चल गया, अब क्या चाहिए, स्लोप। अब बताओ CD की स्लोप कहां से आएगी, पहले ज्ञात करेंगे AB की स्लोप। क्या AB की स्लोप ज्ञात कर सकते हैं,
जी हाँ, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस। अब ये जो चीजें है ना कि जो गिवन चीजें हैं जो दे रखे हैं उसका यूज करना, ये आना चाहिए। बताने को बता दिया कि दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की प्रवणता ये होती है, मध्य बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं, लंबवत रेखाओं की प्रवणताओं का गुणनफल -1 होता है, एक बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 होता है। अब सारा टूल आपके पास है ना, ये चार चीज यूज हो रही है और चारों चीजें पता है, लेकिन दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या करना है। जानकारी तो है ना, टूल बुक तो आपके पास है, आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है ना। है? फिर कौन लगेगा? तो टूल आपको बता दिया, टूल का यूज करना सीखो। यूज करने के बाद आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो आप उसका यूज तो कर पाओ। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट फॉर्म का यूज हो रहा है। तो अब मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, बता रहा हूं, वैसे कभी ना कभी भी लिया अच्छी बात है। देखिए मिड पॉइंट आ गया तो आपको बिंदु पता है, अब क्या करना है, ए बी की स्लोप, ए बी की ढाल, ए बी की ढाल ज्ञात करने के बाद, हाँ जी, ए बी की ढाल ज्ञात करने के बाद किसकी ढाल ज्ञात करोगे, सी डी की। कैसे आएगी सी डी की ढाल भी, परपेंडिकुलर है तो उसका उल्टा कर दोगे, माइनस से गुणा कर दोगे, और सी डी की ढाल आ चुकी है, पॉइंट आपको ओ पता है, तो बिंदु भी पता है और स्लोप भी पता है, तो हम रेखा का समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। नाउ दिस इज फॉर योर होमवर्क। ठीक है सवाल? देखिए 1 पॉइंट फॉर्म का और क्या यूज है, वो कहता है कि यदि 1, y पी बिंदु दे रखे आपको, यदि P1, y बिंदु A जो है -1,2 तथा B जो है -3,0 को मिलाने वाली रेखा खंड के लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है, तो y की वैल्यू कितनी होगी? ये भी वैसे ही सवाल है, आपको A पॉइंट दे दिया, B पॉइंट दे दिया, इनका लंब समद्विभाजक, हाँ जी, लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है आपको। ठीक है जी, नाम दे देता हूं मैं इसका, इसका नाम mn। मुझे ये बताइए mn का समीकरण कैसे आएगा, और mn है क्या चीज, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक। तो mn किस बिंदु से गुजरता है, ये बिंदु O क्या चीज है, A और B का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, लंब समद्विभाजक मिड पॉइंट है, -3 -1 तो -2 आ जाएगा, x1 प्लस x2 बढ़ दो, y1 प्लस y2 बढ़ दो, कितना आ जाएगा, बिंदु आ गया। ठीक है, अब क्या चाहिए, स्लोप। समीकरण ज्ञात करने के लिए स्लोप चाहिए मुझे। स्लोप कैसे ज्ञात करेंगे कि भाई mn की स्लोप कहां से आएगी, तो mn की स्लोप ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करोगे, ab की स्लोप, ab की स्लोप y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, ये ab की स्लोप आएगी, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। हाँ जी, y2 माइनस y1 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 बटा में x2 माइनस x1 -3 माइनस -1, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस, कितनी है स्लोप, 1। तो अगर AB की स्लोप 1 है तो MN की स्लोप -1, तो MN की स्लोप कितनी आ जाएगी, -1, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है, उल्टा करना है, माइनस का निशान लगाना है, तो MN की स्लोप -1 आ जाएगी। और MN किस पॉइंट से पास करता है, -2, 1 से, तो MN की इक्वेशन, MN का समीकरण y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप -1 और x माइनस x1, कितना x1 -2, तो ये mn की इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, x माइनस x1, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, कितना आ जाएगा, +2। ये किसकी इक्वेशन है, mn की इक्वेशन। ठीक है जी, और p कहां है, p जो है 1, y, ये पॉइंट mn के ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा।
जब सेटिस्फाइड कराओगे तो x की जगह पर 1 रखोगे और y की जगह पर y ही रखोगे, तो क्या आंसर आएगा, y माइनस 1 इक्वल टू माइनस x की जगह पर क्या रखना है आपको, 1 प्लस 2, कितना हो जाएगा, माइनस का 3, माइनस के 3 में से 1 घटा दिया तो माइनस का 2। कैसे लगा सवाल, ठीक है। जो चीजें आपको पता है उसी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। दो बिंदु रूप, शुरू में मैंने आपको बताया है कि रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें दो शर्तें पता होनी चाहिए। अगर एक बिंदु पता है और एक ढाल पता है तो हमने रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखा। अब बात करते हैं कि दो बिंदु पता है। अगर एक रेखा दो बिंदुओं में से गुजरती है, एक बिंदु हमें दे दिया x1, y1 और दूसरा बिंदु दे दिया x2, y2, तो रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए अब तक अपने जितना पढ़ा है उसमें एक बिंदु और ढाल चाहिए। बिंदु तो हमें एक की बजाय दो दे दिया, लेकिन ढाल नहीं दे रखी। वो ढाल हम ज्ञात कर सकते हैं। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की ढाल कितनी होती है, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो फिर जहां पर हमने ढाल लिखा था m, है ना, यहां पर हमने स्लोप लिखी थी m, और ऐसा क्यों वो हम पहले पढ़ चुके हैं, क्यों उसका यूज करेंगे। और वैसे भी जितने भी क्यों का जवाब आप लेके जाओगे आगे यूज करना आना चाहिए। क्यों का जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो कोई बात यूज करना जरूर आना चाहिए। तो ये रेखा का समीकरण था जिसकी ढाल m हो और वो x1 y1 से गुजरती हो। अब हमें x1 y1 तो ठीक है, लेकिन ढाल m की जगह पर क्या लिखेंगे हम, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो यदि कोई रेखा दो बिंदुओं में से गुजरती है तो उस रेखा का जो समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझ गए, हमने ढाल की जगह पर क्या लिख दिया, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। हाँ, ऐसा भी है कि अगर कोई x1 y1 की जगह पर x2 y2 लिख दे तो भी उसी रेखा का समीकरण आएगा, क्योंकि वो रेखा x1 y1 से भी गुजरती है और x2 y2 से भी गुजरती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ढाल आपको क्या लिखना है, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। एनी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, उसकी इक्वेशन आप बता सकते हैं। जब हम लंब केंद्र पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि लंब केंद्र ज्ञात करने का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, वैसे है फॉर्मूला x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c बटा में sin 2a प्लस sin 2b sin 2c। उसमें sin 2a आता है, एंगल आता है। अब एंगल तो हमें दिया क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्या क्वेश्चन है, समझा रहा है। ट्राइंगल के क्या दिए हुए हैं, वर्टेक्स, और ज्ञात क्या करना है, लंब के अंदर, तो उसमें एंगल नहीं दिया होता। तो जो फॉर्मूला है ना वो एंगल के पदों में है। इसलिए मैंने क्या बोला था उस दिन कि भी सीधा लंब के अंदर ज्ञात करने का फॉर्मूला नहीं होता, हमें वर्किंग करनी पड़ती है। उसी वर्किंग को लेकर आज सवाल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। क्या सवाल है कि आपके पास एक ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं। अब ये मैं कोई ज्योमेट्रिकली नहीं बना रहा कि 0 0 कहाँ होना चाहिए, कहीं इसको टेंशन लेकर बैठ जाना कि 0 0 यहाँ होगा, 0 4 यहाँ कैसे आ गया, है ना। वैसे इतना दिमाग लगाते तो नहीं आप, लेकिन फिर भी लगा मत लेना कि 0 0 0 4 रफली डायग्राम बनाया जा रहा है। सवाल क्या है, इसका लंब केंद्र बताइए, ऑर्थो सेंटर बताइए। अब ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए और फिर हम बात करेंगे जो सवाल है। देखें, मुझे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। वैसे इसमें भी 1 पॉइंट फॉर्म का इस्तेमाल ही होगा। शीर्ष लंब, शीर्ष से डाले गए लंब का प्रतिच्छेद बिंदु ये होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूं पहले तो वर्किंग जो 11वीं क्लास का विद्यार्थी करता है, फिर आपको बताता हूं बाय ऑप्शन। दो तरीकों से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पहले करते हैं वर्किंग कि 11वीं क्लास के स्टूडेंट को जब ये सवाल दिया जाता है कि लंब के अंदर ज्ञात कीजिए तो कैसे करेगा, ठीक है। तो देखें, मैं इसका नाम देता हूं ए बी और सी, दिस इज एम और मैं 2 ही ज्ञात किए, तीसरा ज्ञात करने की आवश्यकता है नहीं, 2 से काम चल जाएगा। 2 शेष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु भी तो वही लंब के अंदर ही होगा, और तो सेंटर ही होगा।
तो मुझे समीकरण ज्ञात करनी है किसकी, ए एम की और बी एन की, और देन इसका क्या ज्ञात करना है, इंटरसेक्टिंग। ये वर्किंग है। अब कोई कहे कि ए एम का समीकरण बताओ जी, तो क्या हम ए एम का समीकरण नहीं ज्ञात कर सकते? कैसे कर सकते हैं? ए एम ए से गुजरता है, यस या नो? पॉइंट पता चल गया। स्लोप चाहिए, तो स्लोप कौन देगा मुझे? जो बीसी की स्लोप है उसके परपेंडिकुलर। दो सवाल किए अपने पहले बीसी की स्लोप ज्ञात करेंगे, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन am का स्लोप आ जाएगा, और किस में से गुजरता है वो, a से, तो समीकरण आ जाएगा am का। सिमिलरली bn, तो bn के लिए किसका स्लोप चाहिए, पहले ac का, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आएगा, फिर वो किस में से पास करता है, b से, फिर bn का इक्वेशन आएगा, और फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट किसका, am, और ये प्रोसेसिंग है, ये वर्किंग है। प्लस टू की 11th क्लास के अंदर जब 3-4 नंबर का सवाल आता है तो ये वर्किंग करनी पड़ती है, समझे? अब देखते हैं बाय ऑप्शन, इससे प्रैक्टिस होगी, करना है, यानी कि मत करो। जब आपको दो पॉइंट से गुजरने में लाइन की स्लोप ज्ञात करना आ जाएगा, उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी आ जाएगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो गलती नहीं होगी। इसलिए करना है, इसको घर जाकर वर्किंग से भी करना है, जैसे मैंने 2 सवाल पहले करवाया। दिस इज फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में इतनी की सुविधा है कि आपको किसी बीसी लाइन का स्लोप ज्ञात कर दिया, मान लो, ठीक है, बीसी लाइन का स्लोप बताओ कितना आता है, बीसी y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू माइनस, ठीक, ओके। अगर बीसी की स्लोप -2 है तो जो h है वो ऐसा बिंदु होना चाहिए कि ax की स्लोप कितनी, +1/2 होनी चाहिए। ये -2 है ना, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप कितनी होगी, उसका उल्टा करना है और माइनस से गुना, 1/2 होनी चाहिए, समझे? AH ए गिवन है, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। और ये तो चलो, ये तो तब हो सकता है अगर वो समकोण त्रिभुज हो तो लंब केंद्र होता है। चलो हाँ, दूसरा पॉइंट 1, अच्छा ये तो, ये 2 पॉइंट देने का मतलब कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है, हैं? कहीं 2 पॉइंट दे रखे हैं। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, लंब केंद्र? समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र वहां होता है जहां समकोण बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं अपने ऐसी माथा पची जा रहे हैं बिना समकोण त्रिभुज चेक किए आगे चल पड़े। चलो 4,2 चेक करना, 4,2, अगर ये 4,2 है h, तो स्लोप कितनी आएगी, y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, 1/2। तो मतलब तीसरे ऑप्शन का सही होने के चांसेस हैं। पक्का नहीं हुआ, पक्का इसलिए नहीं हुआ कि इस am के ऊपर कोई भी बिंदु ले लोगे आप, h को छोड़कर, h भी हो h को छोड़कर, तब भी स्लोप कितनी आएगी, 1/2 ही आएगी। तो गारंटी नहीं है कि ये h ही है, नॉट गारंटी नहीं है, ठीक है। अच्छा 2,4 लोगे, स्लोप कितनी आएगी, 2 आएगी, ये तो पक्का नहीं है, ठीक है। तो मेरी क्वेश्चन तो ये कह रही है कि अगर ये समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर आपका आंसर 4,2। अच्छा आपको सर अभी क्लियर नहीं हुआ जी, तो क्या करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, एक बार और लो, क्या करो, AC, सही प्रोसेसिंग तो इसकी यही है ना। AC की स्लोप कितनी है, AC की कितनी है, 2, तो बताओ BH की कितनी आनी चाहिए, BH की आनी चाहिए -1/2, चेक करो, यस या नो, आ रही है? अगर मैं B लेता हूं 0,4 और तीसरा बिंदु 4,2, स्लोप कितनी आ रही है, समझ आ रहा है, y2 माइनस y1, B और H ये परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। सबको समझाया बात, 2 बार प्रोसेस कर ले, अब भी वही आ रहा है, ठीक है, बस ठीक है, कब तीसरी बार करना है कर सकते हैं। ये बाय ऑप्शन है।
भाई क्लियर बात है, क्या डाउट है? एच पॉइंट को लिया जाएगा, माना जाएगा, ए एच की स्लोप ज्ञात की जाएगी और ए एच और बीसी की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है तो एच आपका लंब के अंदर हो सकता है। अगर डाउट है तो फिर क्या करो, बी एच की स्लोप y2 - y1 बटा x2 - x1, बी एच की स्लोप ज्ञात की जाएगी और किसकी, AC की। अगर प्रोडक्ट -1 आ रहा है तो h हो सकता है। अगर फिर भी डाउट हो तो CH की स्लोप और किसकी, AB की स्लोप, ठीक है जी, CH की स्लोप और AB की स्लोप का प्रोडक्ट -1। अगर ऐसा हो गया तो पक्का ही H लंब के अंदर ही है, नहीं तो फिर पहला काम बता दिया मैंने पहले, इसको डाउट तो समझ नहीं आया सर अभी भी। तो पहला काम +1 की किताब में करवाया जाता है, 2 समीकरण ज्ञात करो और उसमें तो बकायदा ये भी कहा जाता है तीसरी समीकरण भी ज्ञात करो और क्या करो, वेरीफाई करो कि हाँ काट रहे हैं तीनों उसी बिंदु पर। ये आपके लिए एक होमवर्क है, 65 नंबर क्वेश्चन है, पेज नंबर 39 पर। हाँ जी, 2 प्रकार अपने पढ़ लिए, एक तो एक बिंदु रूप और एक 2 बिंदु रूप। एक है इंटरसेप्ट फॉर्म, अंतःखंड रूप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा 2D में, 3D में। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, यदि कोई रेखा x अक्ष पर A बिंदु पर मिलती है और y अक्ष को B बिंदु पर मिलती है, तो O से लेकर A तक की जो लंबाई है, O से लेकर A तक की जो दूरी है, ये रेखा के द्वारा x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कहलाता है। और अगर रेखा y अक्ष को B बिंदु पर मिलती है तो O से लेकर B तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं रेखा के द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस पर A इंटरसेप्ट काटती है और y एक्सिस के ऊपर B इंटरसेप्ट काटती है, ठीक है, तो फिर नो डाउट लाइन इन 2 पॉइंट से पास करती है, A0 और 0B। अगर हमें इंटरसेप्ट पता है, मैंने पहले कहा था कि आपको लाइन की इक्वेशन ज्ञात करने के लिए 2 कंडीशन दी होनी चाहिए। पहले में क्या दिया था, बिंदु और प्रवणता, दूसरे में 2 बिंदु। अब तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं, इसमें 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं कि x अक्ष का इंटरसेप्ट A है, y अक्ष का इंटरसेप्ट B है। अगर x इंटरसेप्ट A है और y इंटरसेप्ट B है तो फिर नो डाउट वो लाइन 2 पॉइंट से गुजरेगी, A, 0 और 0, B। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एनी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इक्वल टू y2 - y1 इक्वल टू y2 minus y minus y1 इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1 इंटू x minus x1। एनी लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स y minus y1, मैंने इसको x1 y1 ले लिया, दिस इज x1, दिस इज y1। तो y minus y1 इक्वल टू y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 इंटू x minus x1। इसको सोल्व करें, दिस इज y इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एक्स माइनस ए, बी का डिवाइड कर दीजिए, दिस इज y इज इक्वल टू बी इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन ए प्लस 1, और x अपॉन ए को लेफ्ट साइड लेके आए तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। इंपॉर्टेंट फॉर्म। अगर किसी लाइन के द्वारा x अक्ष पर इंटरसेप्ट आपको पता है और y अक्ष पर इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, हमें गिवन होने चाहिए a और b। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारे सवाल इसके ऊपर बनते हैं, 1 बाय 1 हम सब सवालों को डिस्कस करेंगे। जैसे एग्जाम का इक्वेशन है, वैसे एग्जाम में भी आया हुआ है, ये कहता है कि रेखाओं के द्वारा निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, और हम पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो आपको दिख रहा है मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इक्वल टू 1,
तो एक्चुअली ये चार रेखाएं लिख रखी हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू 1, और वो चार रेखाएं कौन कौन सी हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 एंड माइनस एक्स माइनस वाई। जब हमें लिखा होता है कि मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इक्वल टू 1, तो हमें चार लाइनें दे रखी है, ठीक है। पहली जो लाइन है ये ऐसी लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 1 है, y इंटरसेप्ट भी 1 है, प्लस 1 है। दूसरी जो लाइन है ये ऐसी लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट तो 1 है लेकिन y इंटरसेप्ट माइनस 1 है। तीसरी जो लाइन है इसका x इंटरसेप्ट माइनस 1 है, y इंटरसेप्ट 1 है। और जो चौथी लाइन है इसका x इंटरसेप्ट भी माइनस 1 है और y इंटरसेप्ट भी माइनस 1। ठीक है जी। तो ये हमें चार रेखाएं दे रखी हैं और उन चार रेखाओं के जो अंतःखंड है या तो 1 1 है या 1 माइनस 1 है या माइनस 1 1 है या फिर माइनस 1 माइनस 1 है। जब हम इन चार रेखाओं को ग्राफ बनाएंगे, इन चार रेखाओं को प्लॉट करेंगे, तो ऐसी रेखा जिसके दोनों इंटरसेप्ट प्लस 1 है, ये पहली लाइन हो गई, जिसके इंटरसेप्ट प्लस 1 है। हाँ जी, जिसका x इंटरसेप्ट प्लस का 1 है लेकिन y इंटरसेप्ट माइनस का 1 है, वो इस प्रकार से लिखा हुआ, x इंटरसेप्ट प्लस का 1 है और y इंटरसेप्ट माइनस। देखिए इंटरसेप्ट नॉट डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 है, डिस्टेंस की बात नहीं की जा रही है। मतलब किस बिंदु पर मिलेगी y x को जी? 0, -1 पर मिलेगी। अगर मैं पहली रेखा दूसरी रेखा की बात करूं तो दूसरी रेखा y x को कहां मिलेगी? तो 0, -1 पर मिलेगी। जैसे जो मैंने डायग्राम बनाया था तो a, 0 या 0, b लिखा था ना। तो अगर आपसे पूछूं कि दूसरी रेखा के समीकरण में x को 0 कर दो, तो दूसरी रेखा के समीकरण में अगर x को 0 करोगे तो y कितना आएगा? -1। तो इसका मतलब उसका y इंटरसेप्ट माइनस का 1 है। वो किस पॉइंट से गुजरती है? 0, -1 से गुजरती है। ठीक है, ये मतलब है इसका। तीसरी लाइन, x इंटरसेप्ट माइनस का 1 है, y इंटरसेप्ट प्लस का 1 है, तो ये तीसरी लाइन बनेगी आपकी। x अक्ष को ये कहां मिलेगी? -1, 0 पर, और y अक्ष को कहां मिलेगी? 0, 1। चौथी लाइन, दोनों इंटरसेप्ट -1 है। ठीक है, तो जो आपको एक इक्वेशन दे रखी थी, एक्चुअली ये चार रेखाएं दे रखी हैं और इन चार रेखाओं से कौन सी आकृति बनती है? एक स्क्वायर। हाँ, चतुर्भुज तो बन ही गया। कौन सा चतुर्भुज? कैसे पता चलेगा कि कौन सा चतुर्भुज है? वर्ग है। कैसे पता चला? विकर्ण बराबर है। विकर्ण तो हाँ, दो चीजें हैं, एक तो डायगोनल जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं और एक विकर्ण बराबर है ना। ये विकर्ण ही है, ये डायगोनल है। तो विकर्णों के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण होता है तो या तो समचतुर्भुज होता है या वर्ग होता है, लेकिन विकर्ण बराबर भी है तो फिर वो वर्ग होता है। तो एक स्क्वायर बन रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण कितना है? 2। विकर्ण की लंबाई बतानी है, इधर 1 है, इधर -1 है ना, 0। विकर्ण की लंबाई बतानी, कि लंबाई कितनी है, तो कितनी लंबाई है? 2। कहां पर कहां लगाना होता है? कहीं जहां नहीं लगाना होता वहां लगा दो कोऑर्डिनेट सिस्टम को। हाँ, इधर +1 इधर -1, जहां नहीं लगाना था वहां लगा देते हैं, है ना। हो सकता है ऐसा, और जहां लगाना है वहां कई बार सोचते हैं दोनों एक ही तो है, ऐसा नहीं है। ये लंबाई है 2, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? किसी रेखा का अक्षों के मध्य अंतःखंडित भाग बिंदु 5, 2 पर समद्विभाजित होता है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा? सवाल यह है कि एनी लाइन है, उसका जो मिड पॉइंट है ना,
इंटरसेप्ट के बीच में, देखिए जो ओ ए है ये तो होता है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ओ बी क्या चीज है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, और ए बी अक्षों के मध्य। ओ ए कहां है, एक्स अक्ष पर, ओ बी कहां है, वाई अक्ष पर, ए बी कहां है, ए बी होता है अक्षों के मध्य, और इसका जो मिड पॉइंट है वो 5,2 है। तो रेखा का समीकरण बताइए। अब इसकी वर्किंग तो हम बाद में जिक्र करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि मिड पॉइंट 5,2 है, तो भाई मिड पॉइंट हो चाहे कोई भी पॉइंट हो है तो लाइन पर, जैसे नो, तो 5,2 ऑप्शन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा तो वो रेखा का समीकरण नहीं हो सकता, पहली बात। बाकी तो वर्किंग है वो करेंगे। अगर मैं पहली रेखा के समीकरण में एक्स की जगह पर 5 लिखता हूं और वाई की जगह पर 2 लिखता हूं तो 20 तो नहीं आता, तो ये तो नहीं हो सकता। कारण समझ गए कि चाहे मिड पॉइंट हो चाहे कोई हो, है तो लाइन के ऊपर, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। दूसरा हो रहा है, ठीक है, तीसरा नहीं हो रहा, चौथा नहीं हो रहा। चलो आंसर यही है, ठीक है। वर्किंग तो है ही है, लेकिन अगर वो मिड पॉइंट है तो लाइन के ऊपर तो है ही है, तो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। ये इक्वेशन का मतलब होता है कि जो जो पॉइंट लाइन के ऊपर होते हैं वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं, और जो पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं होते वो लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करते। अब ये तो हुआ बाय ऑप्शन। अब वर्किंग की बात करते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि ये डिस्टेंस ए है तो ये पॉइंट a, 0 हो गया, और ये अगर b है तो ये पॉइंट हो गया 0, b, और हमें दोनों का मध्य बिंदु दे रखा है 5,2, तो फिर a प्लस 0 बटा 2 बराबर में 5, तो a का मान 10, और 0 प्लस b बटा में 2 बराबर में 2, तो b का मान 4, ठीक है जी। तो x के बटा में कितना आएगा 10, और y के बटा में कितना आएगा 4। इसको सोल्व करोगे तो आंसर 2 नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। यदि कोई रेखा बिंदु 1,3 से गुजरती है और अक्षों से समान परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है, तो इसका समीकरण क्या होगा। 1,3 से गुजरती है ना, तो यहां तो रुक जाओ, जो नहीं गुजरती वो काट दो। 1,3 से गुजरती है, पहली रेखा 1,3 से गुजरती है, यस। दूसरी, पहली यस, दूसरी यस, वेरी गुड, तीसरी यस, बहुत अच्छी बात, चौथी यस, ठीक है। तू डाल डाल में पात पात है ना, वो भी समझ गया आप। 2010-11 में जो हम करते थे ना, तो 2022 तक आते आते वो समझ गया कि ऐसे भी होता है क्या, ठीक है। तो ऐसा सारे ही गुजरती हैं। अब वर्किंग में बात कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अक्षों से समान परंतु विपरीत चिन्ह के अंतःखंड काटती है। मतलब अगर x इंटरसेप्ट 5 का है तो y इंटरसेप्ट -5 का, अगर a है तो दूसरा -a, ये होना चाहिए। अब भी हम बाई ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको इंटरसेप्ट बनाए, लेकिन हम वर्किंग पर काम करते हैं, ऑप्शन से तो आप बात करते रहे। सवाल क्या है कि रेखा का मैंने इक्वेशन क्या लिखूंगा, x अपॉन a, तो y के अपॉन में क्या लिखूंगा -a, x अपॉन a लिखूंगा तो y अपॉन -a, क्योंकि मुझे दे रखा है कि इंटरसेप्ट कैसे हैं, इक्वल है लेकिन साइन चेंज है। तो अगर x अपॉन a है तो y अपॉन -a है, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू a है। और a का मान ज्ञात करने के लिए लाइन किस पॉइंट से गुजरती है, 1,3 से गुजरती है, तो लाइन को 1,3 से गुजारेंगे तो a की वैल्यू कितनी आती है -2, और a की वैल्यू -2 रख देंगे, हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है जी। फर्स्ट ग्रेड 2014 का सवाल है। एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है और अक्षों से लैम्डा क्षेत्रफल परिबद्ध करती है। अक्षों के साथ उसका जो एरिया है वो लैम्डा है।
रेखा के द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड जिस समीकरण के दो मूल हैं वह समीकरण क्या होगी? ये सवाल। जब अपने इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा था तो ये जो रेखा है अक्षों के साथ कौन सा त्रिभुज बनाती है? समकोण त्रिभुज AOB, राइट एंगल ट्राइंगल AOB। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल AOB। इसका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल AOB इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 AB। मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट आपको पता हो तो आप ट्राइंगल AOB का एरिया ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी का यहां पर थोड़ा इस्तेमाल है। एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन मान ली। x/a प्लस y/b इक्वल टू 1, ये अपनी लाइन मान ली। अच्छा, पहली कंडीशन क्या है कि 2,2 से गुजरती है, 2,2 से गुजार दिया, 2,2 से गुजार देंगे, हमें मिलेगा a प्लस b इक्वल टू AB/2। सही है क्या? है ना, एलसीएम ले लिया, a प्लस b बटा में AB/2। अच्छा, अब वो कहता है कि जो अक्षों के साथ जो क्षेत्रफल बनाती है, ये पहली कंडीशन है कि वो 2,2 से गुजरती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अक्षों के साथ लैम्डा क्षेत्रफल वाला त्रिभुज बनाती है। तो 1/2 a इंटू b इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू व्हाट? कारण कि जब भी क्षेत्रफल दिया होगा क्षेत्रफल प्लस का लिखेंगे। अगर वो 5 बोलेगा तो हम प्लस माइनस 5 लिखेंगे, प्लस माइनस 5, क्योंकि 5 आंसर भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है। अगर 1/2 a गुना b करने पर 5 आया तो क्षेत्रफल कितना है? 5। और अगर 1/2 a गुना b करने पर -5 आया तो क्षेत्रफल कितना बोलोगे आप? तो भी 5 बोलोगे, -5 थोड़ी बोलोगे। तो हमें क्या पता 1/2 AB प्लस का लैम्डा आया था कि माइनस का लैम्डा आया था, दोनों लिखने पड़े। ठीक है जी। तो इक्वेशन नंबर अगर मैं थर्ड का यूज करता हूं तो मुझे ये बताओ इक्वेशन नंबर थर्ड क्या कहती है कि a इंटू बी इक्वल टू क्या है? 2। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या कहती है? a प्लस बी इक्वल टू मॉडुलस लैम्डा। हाँ जी, 1/2 AB की वैल्यू कितनी है? मॉडुलस लैम्डा। तो a प्लस बी कितना है? मॉडुलस लैम्डा। और a इंटू बी कितना है? 2 इंटू मॉडुलस लैम्डा। और जिस समीकरण के मूल a और b होंगे वो समीकरण क्या होगी? x² माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुना। तो x² माइनस मॉडुलस लैम्डा, और ये कितना आ जाएगा? 2 मॉडुलस। ऑप्शन नंबर ठीक है जी। घर जाकर इसको रिवाइज करना, कुछ होमवर्क। देखिए, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, लगभग वैसे सवाल है। फर्क इतना है कि उसमें बना था वर्ग, इसमें बनेगा समचतुर्भुज, रोम्बस। और समचतुर्भुज का एरिया कितना होता है? 1/2 विकर्णों का गुणनफल 1/2 d1 d2। और अगर आप सोचेंगे ये लेस देन का निशान क्यों है? लेस देन का निशान इसलिए है कि आपको इसके जो इनसाइड वाला एरिया ना, ये कैलकुलेट करना है, समझ गए? और अब की बार डायगोनल सेम नहीं आएंगे, और परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर तो है, आपस में लंबवत तो है, लेकिन सेम नहीं है।
तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 इंटू d2। हाँ जी, ये कोशिश करना। अंतः के अंदर कैसे ज्ञात करते हैं वैसे हमने डिस्कस किया था, नहीं हो तो कल पूछना। ये भी अंतः के अंदर का सवाल ही है, वैसे आपकी तो जानकारी किंतु बता दे थोड़ा सा। ये दे दिया x बराबर 0, कौन होता है x बराबर 0, y अक्ष, y बराबर 0 x अक्ष। अब ये जो तीसरी लाइन है इसका x इंटरसेप्ट कितना है, 4, भाग कर दीजिए 12 का, और y इंटरसेप्ट कितना है 3, और ये कितना आ जाएगा 5 तो पर x इंटरसेप्ट कैसे आया 4, तो भाग कर दीजिए। अब सवाल ये है वैसे हम कर चुके हैं सवाल अंत के अंदर वाला, ऐसा सवाल किया था ना आपने, किया था आपने। अंत के अंदर का जो फार्मूला होता है वो लगाना है आपको, और अंत के अंदर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 bx2 cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ठीक है जी, a y1 वगैरह। तो अगर आपने इसको a माना x1, y1 को, तो जी आपका छोटा a आएगा। अगर आपने इसको b मान लिया तो जी आपका छोटा b आ जाएगा, और अगर आपने इसको c माना x3 y3, जी आपका छोटा c आ जाएगा। रिपीट कर दिया पूरा मैंने, वो तो सोल्व किया हुआ है आपने, इसलिए क्या आपको याद है, तो मुझे भी याद है कि मैंने करवाया था, है क्या आपको याद है। लो जी, एक अच्छा सवाल है, वैसा अभी ना ही करवाया तो ठीक है ना, ये ऐसे घूम घूम रही है कि घुमाई ना दे, क्या घूम रही है दोनों ही, बाद में घूमेंगे। एक चर रेखा ऐसे घूमती है कि इसके द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंडों का योग सदैव c रहता है, और रेखा जो है अक्षों के मध्य काटे गए अंतःखंड के मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। मैंने कल जब बिंदुपथ पढ़ रहे थे तब क्या कहा था कि बिंदुपथ आगे आता रहेगा, बिंदुपथ खत्म नहीं हुआ या उसकी बिंदुपथ खत्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। बिंदुपथ का वर्त में भी जिक्र होगा, प्रबल्य में भी जिक्र होगा, जब समतल पढ़ रहे होंगे तब भी जिक्र होगा। तो बिंदुपथ कोई ऐसी चीज थोड़ी कि बस ठीक है जी उतने सवाल उतने बात खत्म, नहीं, बिंदुपथ का कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी। अब यह सवाल मुश्किल नहीं है, बस वो बिंदुपथ का डर बैठा हुआ है मन में, वो डर तो मुझे पता है शुरू से 2D का डर ही है, तो नहीं है, बताओ 2D आसान है क्या, आसान है, हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है, इसने भी कहा। अब आपको क्या दे रखा है कि इसके जो रेखा के द्वारा अक्षों के मध्य काटे गए अंतःखंड के मध्य बिंदु का बिंदुपथ ज्ञात करना। तो मैंने मध्य बिंदु मान लिया, क्या मान लिया, h कोमा, ये मिड पॉइंट है। अब मुझे कितना आसान सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिड पॉइंट h कोमा k है तो x अंतःखंड कितना होगा, 2h, के सोल्व कराऊं, डबल होगा, अभी किया भी था, डबल होगा, ये कितना आएगा, और ये कितना आएगा, y x अंतःखंड आएगा 2h, तो ही मध्य बिंदु h कोमा k बनेगा, करके देखो, वैसे मैं करवा चुका हूं। अब h कोमा k का बिंदुपथ ज्ञात करना है, और शर्त क्या है कि दोनों का योग कितना है c, और 2h प्लस 2k इक्वल टू c, और बिंदुपथ ज्ञात करने के लिए क्या करते होते हैं, h और k की जगह पर कितना आसान सवाल है। जिसका बिंदुपथ ज्ञात करते हैं उस बिंदु को मान लिया जाता है। अब शर्त देखते हैं कि दिया क्या है, यह बात को नोट कर लेना, हर बार मैं ऐसे ही बोलूंगा चाहे कोई सवाल, जिसका बिंदुपथ ज्ञात करते हैं उसको मान लो। अब उसका इस्तेमाल करना है कि आपको दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि दोनों अंतःखंडों का योग c है। गोला पढ़ेंगे, अच्छा त्रिज्या k का गोला, उसमें त्रिज्या k दी हुई है,
तो वो सवाल आएंगे तो बताएंगे क्या दिया हुआ है उसका इस्तेमाल कीजिए। क्या दिया हुआ है कि अंतःखंडों का योग सी है तो अंतःखंड ज्ञात कर लो, तो उसका योग सी कर लो और एच और के की जगह पर वापस एक्स और वाई। कितना आसान सवाल। हाँ जी, फोर्थ फॉर्म वाई इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आप चाहें तो इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर कुछ और सवाल हैं जो आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 58 पेज नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 66 पेज नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 82 पेज नंबर 40। ये आपके लिए होमवर्क है इंटरसेप्ट फॉर्म के ऊपर। वाई इंटरसेप्ट फॉर्म, अब पहले दिया था इंटरसेप्ट फॉर्म तो उसमें दोनों इंटरसेप्ट दे रखे थे, अब इसमें एक ही इंटरसेप्ट दिया हुआ है। कौन से वाला? वाई वाला। अगर आपको सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट पता है तो इससे तो हम लाइन की इक्वेशन नहीं ज्ञात कर सकते। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, अगर एक ही इंटरसेप्ट आपको पता है वाई इंटरसेप्ट तो फिर साथ में कुछ और दिया होना चाहिए, दो चीजें दी होनी चाहिए हमें, है ना। हम शुरू से ये पढ़ते हैं कि दो चीजें पता होनी चाहिए। तो दूसरी चीज हमें क्या पता है? हमें पता है स्लोप, हमें पता है इसकी स्लोप। अगर आपको लाइन की स्लोप पता हो और वाई इंटरसेप्ट पता हो, तो अगर वाई इंटरसेप्ट सी है तो फिर लाइन किस बिंदु से गुजरेगी? 0, सी। और स्लोप आपको दे रखी है। दोनों इंटरसेप्ट नहीं पता, मतलब एक्स वाला इंटरसेप्ट आपको नहीं दिया, वो दिया हुआ है, फिर स्लोप चाहे ना ही दे, इक्वेशन ज्ञात कर लेंगे। वाई इंटरसेप्ट पता हो और स्लोप पता हो तो फिर हमें स्लोप भी पता है और बिंदु पता चल गया 0, सी। तो फिर y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये कौन सा फॉर्म है? 1 पॉइंट फॉर्म, एक बिंदु रूप। तो यहां से जब हम सोल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, जिसका हम बहुत यूज करते हैं ना, खास करके हाई स्टडी बीएससी वगैरह में। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन की इक्वेशन का y इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है, जहां पर m क्या है? स्लोप, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। अगर किसी लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में दे रखी हो तो हमें स्लोप पता चल जाती है कि उसकी स्लोप m है और उसका y इंटरसेप्ट c है। ठीक है, इसका इस्तेमाल करें। तो अगर मैं आपसे कहूं कि लाइन की इक्वेशन मुझे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दे रखी है, तो मैं क्या करता हूं? बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, और वाई बी का डिवाइड कर देता हूं, तो माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, और इसका कंपैरिजन करता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो यहां से मुझे क्या रिजल्ट मिला? m की वैल्यू कितनी है? माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो यदि किसी लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी हो तो आप उस लाइन की स्लोप लिख सकते हैं माइनस x का कोफिशिएंट बटा में y का कोफिशिएंट, या तो उसको बनाओ y बराबर एम एक्स प्लस सी, फिर तो स्लोप पता ही है कि m होगी। और अगर ऐसा नहीं बना रखा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिखा हुआ है 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, इस लाइन की स्लोप कितनी है अभी? तो m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y हाउ मच? माइनस 4 और 4 माइनस 4, तो स्लोप कितनी आ जाएगी? 3/4। तो हम किसी लाइन की स्लोप ज्ञात कर सकते हैं माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन में y का कोफिशिएंट। एक लास्ट फॉर्म है, सिमेट्रिक फॉर्म का यूज ज्यादा न के बराबर होता है। ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मल फॉर्म का जिक्र कर लेते हैं बस। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है?
फिर सवाल देखेंगे कल इस पर अपने। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? अगर किसी लाइन पर ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, मूल बिंदु से लंब डाला जाए, और ये जो लंब है इसकी लंबाई आपको पता हो p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है p, और इस नॉर्मल के द्वारा x अक्ष के साथ बनाया गया एंगल अगर अल्फा ये दिया हुआ है। देखो दो बातें तो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन दो बातें अजीबोगरीब हैं। कौन सी दो बातें हैं? ना उसकी प्रवणता, ना बिंदु, कुछ नहीं। उस रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पता है, और उस लंब के द्वारा, उस नॉर्मल के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ बनाया गया एंगल अल्फा पता है। तो हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है, दो चीजें हमें पता है। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करूं, इस एक नंबर वाले राइट एंगल ट्रायंगल का, और इसमें से मैं आपसे पूछूं कि ओ ए लंबाई कितनी आएगी, तो अगर आप ओ ए लंबाई ज्ञात करते हो तो दिस इज पी सेक अल्फा। कोस अल्फा का मान ज्ञात करो, उसका उल्टा कर दो पी सेक अल्फा, तो ओ ए कितनी आएगी? पी सेक अल्फा। अब मैं आपसे बात करता हूं दूसरे समकोण त्रिभुज में, दूसरे नंबर इधर वाला अल्फा है तो साथ वाला कितना आएगा? 90 माइनस अल्फा। अगर मैं दूसरे के अंदर ओ बी लंबाई आपसे पूछूं कि आप समकोण त्रिभुज में क्या ओ बी लंबाई ज्ञात कर सकते हो, तो जब आप ओ बी लंबाई ज्ञात करोगे तो वो आएगी पी कोसेक अल्फा। भाई कोसेक अल्फा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। सेक अल्फा क्या होता है? कर्ण बटा आधार। यूज कीजिए, वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब एक्स अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना है? एक्स अक्ष पर काटा गया अंतखंड पी सेक अल्फा। वाई अक्ष पर काटा गया अंतखंड कितना है? पी कोसेक अल्फा इक्वल टू 1। तो लाइन की इक्वेशन एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू, ये क्या कहलाता है? नॉर्मल फॉर्म, रेखा की समीकरण का अभिलंब रूप। क्या पता होना चाहिए? अल्फा और पी। अगर आप चाहें तो कोई सवाल है तो कर सकते हैं, अदरवाइज अपने कल इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।